Friends, here we discuss the topic related to the Rasya Shastra. Okay, that is nothing but the Parad Prakaran. Okay, Parad matlab mercury. So discussion on, we will discuss here the Nirukti, the etymology of Parad. Okay, the Paryay, synonyms of Parad, then Paradosh and Parad की गति. Okay, तो 4 things we will discuss here. The first of all, मैं अगर पारद का जो यानी कि मर्क्यूरी का जो अगर मैं हिस्ट्री बताऊं, यानी कि पारद कैसे निकला अकॉर्डिंग टू आवर रेफरेंस, अकॉर्डिंग टू आवर शास्त्र, जो रस्य शास्त्र में जो बताया गया है, तो उसमें मर्क्यूरी पहले से एक कोई स्टेट वहाँ पे पहले से कोई मेटल जो एंशियंट टाइम में था तो बना हुआ नहीं था. ओके, तो वहाँ पे माइंस करके जो हम नॉर्मली अभी निकालते हैं थ्रू आवर सॉइल्स. ओके, तो ये जो पहले का जो प्रोसीजर था वो उसमें हम पहले से उसको गेन नहीं कर सकते थे. तो पहले के जो हमारे जो शास्त्र थे उसमें एक बताया गया ऐसा है कि जो हमारा जो पारद है वो अपने शिव का वीर्य है, यानी कि जो हमारे जो शिव जो लॉर्ड होते हैं, ओके, उनका जो वीर्य जब नीचे गिरा था तो उसी से मर्क्यूरी बना हुआ है. ओके, तो हिस्ट्री से कोई रिलेट हमें नहीं करना है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू आर आयुर्वेदिक स्टूडेंट, ओके, तो यू शुड नो. ओके, तो बेनिफिट ऑफ पारद इज सो मच. ओके, तो बेनिफिट यानी कि पारद के बहुत सारे कल्प बनते हैं, इसके बहुत सारे यूज़फुल हैं. तो ये पारद बना कैसे, एटलीस्ट आयुर्वेद का स्टूडेंट होने के नाते हमें ये मालूम होना ज़रूरी होता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हियर द इटिमोलॉजी. ओके, पारद की निरुक्ति, द इटिमोलॉजी ऑफ पारद, दैट इज कॉल्ड एज अ रस. तो पारद के 3 टाइप हैं, मतलब पारद के 3 नाम हैं. रस हो गया, नॉर्मली जो रस शास्त्र में जो हम रस टर्म देते हैं, टर्मिनोलॉजी जो हम देते हैं उसको हम क्या करते हैं, वहाँ पे रस देते हैं, यानी कि पारद को रस बोलते हैं, पारद को मर्क्यूरी बोलते हैं और उसी को रस बोलते हैं. तो 3 नाम देने हैं मर्क्यूरी को, रस, पारद, मर्क्यूरी. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अभी आपको यहाँ दिखाऊंगा इटिमोलॉजी, निरुक्ति. तो अलग अलग शास्त्र में अलग अलग इसको क्या बोला जाता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ रस वर्ड इज डिफरेंट इन डिफरेंट लिटरेचर ऑफ आयुर्वेदा. द रस गतव धातु अरह गच्छति इति रस. जो हमने फिजियोलॉजी में जो पढ़ा हुआ फर्स्ट ईयर में, उसमें रस गतव धातु अरह गच्छति इति रस, मतलब जो हमारा जो रस होता है, रस हम उस टर्म को बोलते हैं कि रस गतव धातु, जो हमारा जो फर्स्ट धातु बनता है बॉडी के अंदर, जो चारों यानी कि अरह गच्छति यानी कि पूरे 24 आवर जो सर्कुलेट होता है, जो हमारे जो प्लाज्मा होता है, जो ब्लड होता है. ओके, तो जिसको हम रस धातु बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर, वो 24 आवर गच्छति यानी कि वो चलता रहता है, घूमता रहता है, तो उसको रस बोला गया है. हमारे रसशास्त्र के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है वो हम इसको देखेंगे. ओके, तो इन फिजियोलॉजी रस वर्ड इज यूज फॉर द फर्स्ट धातु ऑफ द बॉडी. दूसरा क्या बोलते हैं इसको, द्रव्य गुण में क्या बोलते हैं, रस्यते आस्वाद्यते रसने रसने नीति रस, मतलब कि रस जो होता है, जो टेस्ट बड जो हमारे टंग के ऊपर रहते हैं, वो टेस्ट बड कोई भी टेस्ट का जब परसेप्शन करते हैं, कोई भी रस का जब जो परसेप्शन करते हैं, तो जो डिराइव होता है, जो जिसका परसेप्शन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम रस बोलते हैं. ओके, तो रस मीन द परसेप्शन ऑफ द टेस्ट बाय द टेस्ट बड ऑफ द टंग, दैट इज कॉल्ड एज अ, तो बाय द टंग दैट इज कॉल्ड एज अ रस. ओके, तो टेस्ट बड जो जिस किसी भी चीज़ का जो टेस्ट करते हैं, यानी जिसका परीक्षण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं. तो ये द्रव्य गुण के अकॉर्डिंग है, रसयते आस्वाद्यते रसने नीति रस. ओके, तो ये एरो लगा हुआ है वहाँ पे, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट वहाँ पे लिखा होगा. तो रस रूपड़ी इति रस, मतलब कोई इसको क्या बोलता है कि जल से रिलेट किया गया है. इन अदर द रस इज द, जो हमारा जो वर्ड है वो रिलेट टू द जल बोला गया, यानी कि जो पानी जिसे हम बोलते हैं, नीर बोलते हैं, डायरेक्टली मीन टू द प्लाज्मा और द फर्स्ट धातु ऑफ द बॉडी. वही अगेन रस रूपड़ी इति रस. ओके, इसको बोला गया, रस मतलब जल. तो रसनाथ सर्व धातु नाम रस इति अभिधीयते, ये हमारा मेन पारस से रिलेटेड, यानी कि रस शास्त्र रिलेटेड जो रस है उसको हम बोला गया है. रसनाद सर्व धातु नाम रस इति अभिधीयते, मतलब इन रस शास्त्र द रस वर्ड इज यूज फॉर द पारद विच हैज़ द एबिलिटी टू डाइजेस्ट मेटल और मिनरल इनटू इट, दैट इज कॉल्ड द जारणा. ओके, तो पारद के अंदर दूसरे मेटल को खाने की शक्ति होती है, यानी कि वो इजीली अपने अंदर डाइजेस्ट कर सकता है. एंड दैट्स वाई रस इज बेस्ट अमंग ऑल मेटल एंड मिनरल्स. तो रसनाथ सर्व धातु नाम, जितने भी धातु हैं, यानी कि अभ्रक हो गया, माक्षिक है, स्वर्ण माक्षिक है, अभ्रक भस्म है, सॉरी अभ्रक हो गया, बिमल हो गया, हमारा गंधक है, देन आवर खरपर,
देन ऐसे सो मच मेटल, सो मच मिनरल्स हमारे यहाँ पे बताए गए हैं। ओके, नाग हो गया, वंग, ये सब जो मेटल्स बताए गए हैं। तो आयरन हो गया, ओके, लौह धातु हो गए। तो इन सभी धातुओं में रसनाथ जो रस होता है, मर्क्यूरी होता है, सभी धातुओं में श्रेष्ठ होता है रसनाथ। सर्व धातु नाम रस इति भी देते हैं। तो सभी धातु में जो रस जो बोला गया है उसको हम क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी बोलते हैं। ओके, तो रस इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एज ए सिनोनिम्स ऑफ पारद। वही मैंने बताया, अ मेटल विच रिमेन इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो ये एक्सेप्शनल केस होता है। ओके, तो यहाँ पे जो एरो आपको डिनोट कर रहा है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो वहाँ पे मैंने ब्लैंक रखा हुआ, वहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी हुई है। तो जरा रुग्ण मृत्यु नशाय रस्यते व रसे मता। तो वहाँ पे पारद का यूजफुल का, पारद का फंक्शन बताया गया है। तो पारद जो होता है, जरा मतलब जो एजिंग, डिलेइंग इन एजिंग कैरेक्टर, मतलब एज को ये घटाता है। रुग्ण मतलब पेशेंट को ठीक करता है। मृत्यु नाशाय, ओके, तो जरा नाशाय, रुग्ण नाशाय, मृत्यु नाशाय। आप ऐसे 3 ब्रेक करके आप रीड आउट कर सकते हो। तो जरा नाशाय मतलब मैंने बताया डिलेइंग इन एजिंग। ओके, रुग्ण नाशाय मतलब पेशेंट्स के जो प्रॉब्लम होते हैं, रुग्ण के जो प्रॉब्लम होते हैं उसको हील करना। मृत्यु मतलब जो नॉर्मली हम बोलते हैं कि बुढ़ापा आ रहा है। ओके, तो ये जरा हो गया। लेकिन हम बोलते हैं कि अब हमारी मृत्यु जल्दी होने वाली है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो मृत्यु जो हम टर्म देते हैं, ओके, तो मृत्यु टर्म जो बोलते हैं कि अगर किसी पर्सन की मृत्यु अगर उसके निकट ऐसा नॉर्मली जो फोरकास्टिंग हम करते हैं, ड्यू टू उसको कोई अगर प्रॉब्लम हुई है, ड्यू टू उसको कोई अगर डिसीज़ हुआ है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हुई है, तो हम बोलते हैं कि ये अभी जो बंदा है वो अभी, हम ऐसा नॉर्मली लेवल लैंग्वेज में बोलते हैं कि कम साल का भी है। ओके, तो मृत्यु को दूर करने वाला, यानी कि उस जिस किसी भी प्रॉब्लम उसको, जो जिसका भी प्रॉब्लम उसको हुआ है, उसको वो ठीक करके उसको मृत्यु को भी वो नष्ट कर सकता है। ऐसा पारद के यानी कि रस के पास ऐसा एबिलिटी है। ओके, तो जरा रुग्ण मृत्यु नाशाय रसते व रसोमता, इसी को हमें रसशास्त्र में रस बोलना है। ओके, तो पारद एबिलिटी टू डिले एजिंग कैरेक्टर और प्रॉपर्टी, द व्याधि हर प्रॉपर्टी और ओके, तो अदर प्रॉपर्टी लाइक द मृत्यु नाशय। तो रस मतलब पारद हमारे प्रेजेंट कंस्ट्रक्ट इन रसशास्त्र में बताए गए हैं। तो पारद के टाइप एंड सिनोनिम्स हम पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट हमारा जो निरुक्ति हो गया, तो नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड सिनोनिम्स एंड टाइप्स। तो नॉर्मली जो पारद के जो पर्याय नाम होते हैं, 5 पर्याय नाम इसके बताए गए, इसी 5 को 5 प्रकार भी बताए गए हैं। ओके, तो रसो रसेन्द्र सूतस्य पारदो मिश्रकस्ततः इति पंचविधो जातः क्षेत्र विधेन शंभुजः। तो ऑन द बेसिस ऑफ एरिया वाइज इसको 5 टाइप होते हैं, या फिर इसके 5 पर्याय नाम हैं, रस, रसेंद्र, सूत, पारद एंड मिश्रक। तो पारद को यानी मर्क्यूरी को रस भी बोलते हैं, मर्क्यूरी को रसेंद्र भी बोलते हैं, मर्क्यूरी को सूत भी बोलते हैं। सूत तो नॉर्मली हम अपने लेबल लैंग्वेज में धागा बोलते हैं जिसे, ओके, जिसे हम फीता भी बोलते हैं। पारद मतलब अगेन मर्क्यूरी, इसका पर्याय नाम है। मिश्रक मतलब, तो नॉर्मली रसशास्त्र में पारद बोला गया है। मिश्रक मतलब नॉर्मली मिश्रक यानी कि मर्क्यूरी, अगेन इसका सिनोनिम्स है। तो ये 5 सिनोनिम्स है, यानी 5 वहाँ पे पर्याय नाम है मर्क्यूरी के। रसो यानी कि रस, रसेंद्र, सूत, पारद एंड मिश्रक। तो यही सेम इसके 5 प्रकार भी है, रस, रसेंद्र, सूत, पारद, मिश्रक। इसका जो वे ऑफ टाइप है, यानी कि पारद के जो प्रकार के जो इसका जो विवरण करने का जो तरीका होता है, ये इनके कलर के हिसाब से होता है। जो रस होता है मर्क्यूरी, जो रेड कलर का मर्क्यूरी होता है उसको रस बोलते हैं। पारद जो होता है, जो नॉर्मली हम मर्क्यूरी देखते हैं, वो वाइटिश कलर का होता है, यानी सिल्वरिश कलर का जो होता है उसको पारद बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कलर पारद के अलग अलग कलर होते हैं, वो 5 कलर होते हैं। अगर रेड कलर आया तो रस बोलते हैं, ऐसे अलग अलग कलर हो गया। ओके, तो यहाँ पे मुझे 2 कलर का ही नाम बताया है, सॉरी 2 कलर का नाम ही पता है, तो इसलिए मैं 2 कलर बता रहा हूँ। रेड कलर है तो उसको रस बोलते हैं, अगर वहाँ पे सिल्वरिश कलर है तो उसको पारद बोलते हैं। तो ऐसे 5 का अलग अलग कलर होता है, 5 के अलग अलग गुण होते हैं, इसलिए 5 प्रकार बताए गए पारद के। ओके, तो इतने ही 5 विधेय इति पंचविधेय जातः क्षेत्र विधेन शंभुज। ओके, तो रसरत्न समुच्चय से ये श्लोक लिया गया है। तो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द एबिलिटी ऑफ पारद, तो पारद को अलग अलग टाइप्स, ओके, तो अलग अलग जहाँ जहाँ से उसको निकाला गया है, वहाँ से उसको जहाँ जहाँ से माइंस किया गया है, तो इसके बेसिस पे
पारद के 5 प्रकार है, रस, रसेंद्र, शुद्ध और पारद और मिश्रक। ओके, तो पारद इज ऑफ 5 टाइप्स, रस, रसेंद्र, शुद्ध, पारद एंड मिश्रक, वही मैंने जस्ट बताया। तो यहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे कि रस। तो रस यहाँ पे टर्मिनोलॉजी हमने दिया क्यों, जो भी मैंने रीड आउट श्लोक किया था उसी का मतलब हुआ है। रसनाथ सर्व धातु नाम रस इत्यादि दिए थे, जरा रुग्ण मृत्यु नाशाय रसत्य व रसे मता। तो मर्क्यूरी को यानी कि पारद को, यहाँ पे मैं पारद अभी जो टर्म मैंने बताया ये मर्क्यूरी को बोलते हैं। रच शास्त्र में पारद को मर्क्यूरी को पारद नॉर्मली यूज़ करते हैं, इसलिए जब मैं पारद बताऊँ, पारद जब बोलूँ तो मर्क्यूरी से आपको रिलेट करना है। ओके, लेकिन नॉर्मली अभी जब मैं पर्याय नाम आपको जब पढ़ा रहा हूँ, जब टाइप्स में आपको जब पढ़ा रहा हूँ, तो ड्यूरिंग इट्स मुझे मर्क्यूरी ही बोलना पड़ेगा। अगर मैं पारद बोलूँ तो आपको मर्क्यूरी समझकर उसको पढ़ना पड़ेगा। ओके, रसनाथ सर्व धातु नाम रस इत्यादि भी दिए थे, तो जितने भी धातु हैं, उपरस, महारस, साधारण रस, या फिर जितने भी अभ्रक, भस्म, ओके, स्वर्णमाक्षिक, विमल, अदृच यानी शिलाजतु, तो जितने भी ये सब रस हैं, जितने भी ये सब अगर मैं बताऊँ कि महारस, अगर मैं बताऊँ कि अभ्रक, स्वर्णमाक्षिक, ये सब महारस के अंदर आते हैं, तो ये भी रस हैं। ओके, तो सर्व धातु नाम, तो जितने भी धातु हैं, जितने भी रस हैं, इनमें से अपना रस यानी मर्क्यूरी श्रेष्ठ होता है, इसीलिए रस ये जो टर्म दिए हैं मर्क्यूरी को दिए हैं। तो रस शास्त्र में रस टर्मिनोलॉजी देना एक बड़ी बात है। किसको देते हैं हम? मर्क्यूरी को देते हैं। तो जरा रुग्ण मृत्यु नाशाय रसत्य व रसोमता, ये इन सभी को हरता है। ओके, तो इट हैज़ एबिलिटी टू जरा हर प्रॉपर्टी, व्याधि हर प्रॉपर्टी, तो बेस्ट अमंग ऑल द धातुस और मिनरल्स सच एज अभ्रक, गंधक, etc। ओके, अभी नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे रसेंद्र। रसेंद्र ये वर्ड हम क्यों यूज़ किया हमने? ओके, मर्क्यूरी के लिए क्यों यूज़ किया? तो रसेंद्र जो ये रस उपरस राजत्वाद रसेंद्र थी कृतता, मतलब ये राजा होता है। किसके ऊपर राजा होता है? उपरस, महारस, साधारण रस, इन सभी से वो राजा होता है। कौन? रस, इसलिए मर्क्यूरी को रस बोलते हैं। ओके, तो उपरस में अलग अलग कंटेक्स्ट आता है, गंधक आता है, गैरिक आता है, काशीस आता है, कांक्षी आता है, वहाँ पे देन अगेन वहाँ पे हम कंकुष्ट पढ़ते हैं। तो कंकुष्ट साधारण रस का कंटेक्स्ट है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जो रसों का डिवीजन बताया गया है, उनमें से रस जो होता है ये सबसे श्रेष्ठ होता है। ओके, यानी कि मर्क्यूरी सबसे श्रेष्ठ होता है। तो सिंस मर्क्यूरी इज कंसिडर्ड द सुप्रीम द्रव्य आउट ऑफ ऑल रस, उपरस, साधारण रस एंड धातुस एज वेल, इट इज आइडेंटिफाइड विद द टर्म रसेंद्र। ओके, तो इसको रसेंद्र से बोला गया है। रसेंद्र से क्यों बोला गया है? रसों का राजा। ओके, रस मतलब होता है, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि किंग्स ऑफ ऑल रस। तो इंद्र मतलब होता है राजा और रस मतलब रस। तो जितने भी रस बताए गए हैं, जितने भी मतलब साधारण रस, उपरस, महारस, इन सभी में से जो हमारा जो एक रस होता है जिसको हम मर्क्यूरी बोलते हैं, वो रसेंद्र उसको बोलते हैं, यानी कि सभी रसों का राजा बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मर्क्यूरी बोलते हैं। अभी दूसरा जो थर्ड जो हम सिनोनिम्स यानी कि थर्ड जो हमारा जो टाइप्स होता है मर्क्यूरी का, उसको हम सूत बोलते हैं। तो सूत इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा जो देह लोमयी सिद्धिम सूतो, सो देह लोमयी सिद्धिम सूतो सूत ततः स्मृतम, मतलब देह, मतलब जो मैंने जब एम ऑफ रसशास्त्र जब मैं बताया था, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि देहवाद और लोहवाद, यहाँ पे 2 एम रहता है। देहवाद मतलब होता है कि पारद के अंदर हम ऐसे चेंजेस करते हैं, पारद के अंदर हम ऐसे वहाँ पे तरीके निकालते हैं, तरीके करते हैं, जिसके से होता है कि पारद के अंदर वो अपना जो व्याधि हर जो प्रॉपर्टी होता है वो दिखाएं। ये इसको हम देहवाद बोलते हैं। मैं अपना डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने वहाँ पे एम ऑफ रसशास्त्र में। इसका जो लिंक होता है उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने रखा है। ओके, यू कैन सी दैट लिंक एंड क्लिक टू सी दैट द एम ऑफ रसशास्त्र। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, देहवाद जो हमारा जो होता है, देहवाद में हम क्या करते हैं? पारद को अलग अलग जो द्रव्यों के साथ इसको कंबाइन करते हैं। क्यों कंबाइन करते हैं? कि पारद जो होता है, जो इसकी जो व्याधि हर जो प्रॉपर्टी होती है वो बॉडी में अच्छे से दिखा सके। लोहवाद जो होता है वो क्या होता है कि पारद जो होता है उसको हम एक हायर मेटल यानी कि पारद मर्क्यूरी से हम स्वर्ण निकालने की कोशिश करते हैं, और पारद से हम स्वर्ण धातु को फॉर्मेशन करते हैं। स्वर्ण धातु के फॉर्मेशन के लिए अलग अलग धातुओं का मिश्रण करके अलग अलग वहाँ पे प्रोसीजर कैरिड आउट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसको लोहवाद बोलते हैं। तो देहवाद में जो होता है मर्क्यूरी, उससे हम अलग अलग मेडिसिन बनाते हैं।
क्यों बनाते हैं? क्योंकि बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, बॉडी की इम्यूनिटी के लिए रिक्वायरमेंट है, बॉडी को इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के लिए रिक्वायरमेंट है। लोहवाद में इसको एक निकृष्ट धातु से यानी कि लोअर मेटल से हायर मेटल में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये लोहवाद। तो दोनों में पारद जो होता है सबसे श्रेष्ठ होता है, मतलब दोनों के लिए देहवाद और लोहवाद में दोनों के लिए इसको श्रेष्ठ बताया गया, इसलिए इसको सूत बताया गया। सूत मतलब धागा बताया गया है। तो बिना इसके हम देहवाद और लोहवाद नहीं कर सकते हैं। तो देह लोमयी सिद्धिम सूतो सूत स्मतम। ओके, तो सिंस इट मेंटेन हेल्थ एंड हेल्थ फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर्स ऑफ स्वर्ण अनदर धातु द्रव्य इट इज कॉल्ड एज सूत। ओके, तो इट इज यूज इन धातु वेद एंड अलॉन्ग विद दैट आल्सो यूज इन देह वेद। ओके, अब हम जो नेक्स्ट टर्म जो है हमारा जो है पारद, तो पारद को क्यों बोलते हैं? रोगपंकाब्दि मग्ना नाम पारदनाच उच्च पारद, मतलब रोगपंक, पंक मतलब होता है कीचड़। ओके, तो कोई भी स्वम्पी, कोई भी जो मडी एरिया होता है वहाँ से, अगर मडी एरिया हमारे अगर मैं रिलेट करूँ तो कैसा, अभी बॉडी के अंदर तो मडी एरिया नहीं होता, बॉडी के अंदर मडी एरिया क्या होता है? हमारे जो डिसीज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मडी एरिया बोलते हैं। मडी एरिया मतलब हमें कोई अगर डिसीज़ हो गया है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मडी स्टेट में है, यानी कि हम कीचड़ स्टेट में, यानी कि पंक स्टेट में। जैसे जो कमल जो हमारा होता है लोटस, वो क्या किस में ग्रो होता है, वो किस में वो उसका स्प्राउटिंग होता है, वो अपने कीचड़ में होता है। ओके, तो मडी एरिया में होता है। तो हमारा अगर शरीर अगर मडी एरिया में पहुंच गया है, यानी कि डिसीज स्टेट में पहुंच गया है, तो वहाँ से उसको खींचकर बाहर निकालना, इसको हम क्या बोलते हैं? पारद बोलते हैं। ओके, तो रोगपंकाब्दि मग्ना नाम रोगपंकाब्दि मग्ना नाम पारदनाच उच्च पारद। ओके, तो ऐसा आप श्लोक को रीड आउट कर सकते हो। तो पारद ड्यू टू इट्स खींचकर बाहर निकालता है किसी भी डिसीज से हमारे शरीर को। ओके, या फिर शरीर से किसी भी डिसीज़ को बाहर खींचकर निकाल के बाहर फेंकता है, इसीलिए पारद हम इसको टर्मिनोलॉजी देते हैं। और इसीलिए रचशास्त्र में पारद 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 ऐसा घड़ी घड़ी यानी कि अगेन एंड अगेन वहाँ पे इसका यूज़ किया गया, इस टर्म्स को, पारद को। ओके, क्योंकि हम रचशास्त्र क्यों पढ़ते हैं? रस औषधि बनाने के लिए। रस औषधि क्यों बनाते हैं? रस औषधि हम अपने ह्यूमंस के लिए बनाते हैं। ओके, क्यों? व्याधि हर और किसी भी व्याधि से बचे हुए रहें, इसलिए पारद का मेन कंटेक्स्ट यहाँ पे हम मेन टर्म यूज़ करते हैं। ओके, तो विच कीप्स अवे फ्रॉम अ स्वम्पी या फिर मडी एरिया, दैट इज कॉल्ड एज पारद। ओके, तो हेयर मड मीन्स एनी इलनेस, वही मैंने बताया। इसका जो फिफ्थ होता है मिश्रक। ओके, तो मिश्रक मतलब क्या होता है? सर्व धातुगतम तेजो मिश्रितम यत तिष्ठति तस्मात् सह मिश्रक प्रोक्त नाना रूप फलप्रद। ओके, तो मैंने यहाँ पे मीनिंग भी अगेन एंड अगेन वहाँ पे मैंने उसको स्प्लिट कर दिया है। तो सर्व धातुगतम तेजो मिश्रितम यत तिष्ठति कंपेयर टू ऑल धातु विच इज़ बेस्ट। तो सर्व धातुगतम तेजो मिश्रितम, तेजो मतलब जो वहाँ पे बेस्ट। ओके, तो सभी धातुओं में जो बेस्ट है, तेजो मिश्रितम, इसको क्या बोलते हैं? तो उसको मिश्रक बोलते हैं। ओके, तो सर्व धातुगतम तेजो मिश्रितम यत्र तिष्ठति, जो खड़ा हुआ है, जो निकला है, तस्मात् स मिश्रकः। ओके, तो जितने भी धातु बताए गए हैं, जितने भी मिश्रित यानी कि वहाँ पे कंबाइंड फॉर्म ऑफ एनी मेटल, जैसे कि मिश्र लोह हो गया वगैरह, जैसे कि हमारा ब्रॉन्ज यानी कांस्य हो गया। ओके, यानी कि अगर हम कॉपर, जिंक या फिर जो हमारा जो लेड होता है, यानी कि जितने भी मिश्र लोह के जो कंपाउंड आते हैं उनमें से या फिर सभी धातुओं में जो श्रेष्ठ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्रक बोलते हैं। तो सर्व धातुगतम तेजो मिश्रितम यत्र तिष्ठति तस्मात् सह मिश्रकः, तो सभी धातुओं में श्रेष्ठ होने के कारण या फिर मिश्र लोहों में श्रेष्ठ होने के कारण हम मर्क्यूरी को मिश्रक या टर्म देते हैं। तो नाना रूप फलप्रदा। ओके, तो इसके अलग अलग रिजल्ट आते हैं। ओके, नाना रूप फलप्रदा, इसके फर्दर टाइप्स भी होते हैं, तो वो हम देखेंगे कभी। तो यूज इन द डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर फॉर डिफरेंट फॉर्मुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज ए मिश्रक। तो इसलिए नाना रूप फलप्रदा इसका यूज़ है। ओके, तो मिश्रक को हम टर्मिनोलॉजी मर्क्यूरी देते हैं, इसका डिफरेंट फॉर्मुलेशन में यूज़ करते हैं, तब हम मिश्रक टर्म देते हैं, तब हम मिश्रक टर्म का यूज़ करते हैं। नॉर्मली रसशास्त्र में पारद का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो शरीर से जो मडी एरिया जो बैठा हुआ है, इलनेस को जो बैठा हुआ है, उसको निकाल कर बाहर फेंकता है। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग आवर सिनोनिम्स। लेट्स सी दैट दैट इज नथिंग बट द पारद के दोष। तो दोष ऑफ पारद दोष वी विल सी हियर। द impurities or दोष ऑफ एनी द्रव्य imbalances द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, दैट इज प्रोड्यूसेस सो मेनी डिसीज। तो दोष मतलब होता है impurities,
तो इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालना ये हमारा मेन एम होना चाहिए। नॉर्मली हम किसी भी धातु का जब शोधन करते हैं, शोधन मैंने अलग वीडियो बनाया है, तो उद्दिष्टे औषधे साध्यम कृते प्रश्नाधिकम मल विच्छेते ये तो शोधनम तदौषधे। ओके, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, रोज़ बाथिंग करते हैं। रोज़ बाथिंग क्यों करते हैं? हमारे शरीर से जो अगर कोई मल है, कोई वेस्ट है, तो वो बॉडी से बाहर निकल जाए, चला जाए। ओके, तो शरीर से मल को बाहर निकालने के लिए जो हम बाथिंग करते हैं एक्टिविटी, इन दैट सेम मैनर किसी भी धातु को शुद्ध करने के लिए जो हम प्रोसीजर कैरी आउट करते हैं उसको हम शोधन बोलते हैं। तो इन दैट सेम मैनर पारद के अंदर अलग अलग मल पाए जाते हैं, अलग अलग इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है। उसको निकालने के लिए हम जो प्रोसीजर कैरी आउट करते हैं उसको हम शोधन बोलते हैं। ओके, तो शोधन करना ज़रूरी होता है क्योंकि जो पारद के अंदर जो दोष होते हैं वो बहुत ही हैजार्डस इफेक्ट्स हमें बॉडी के अंदर दिखा सकते हैं, इसलिए इसको पहले निकालना ज़रूरी होता है, इसलिए शोधन भी ज़रूरी होता है। ओके, तो शोधन का जो मेन एम होता है उसके जो शोधन का जो हमारा जो मेन शोधन के जैसे होता है कि शोधनम दोषहरणम। तो शोधनम दोषहरणम मतलब ये होता है कि शोधन के वजह से जो इसकी इम्प्योरिटीज होती है उसका हरण हो जाता है। ओके, तो निकल जाता है, शोधनम दोषहरणम। तो सो एनी दोष और इम्प्योरिटीज एलिमिनेटेड बाय शोधन प्रोसीजर, वही मैंने बताया। तो इम्प्योर मर्क्यूरी ऑफ पारद इज डेंजरस, तो उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इसका एक मैंने पे श्लोक लिखा हुआ है कि सदोषो रस राजस्तु, यानी कि सदोषो अगर दोष के साथ है क्या, रस या राज। राज मतलब रजेंद्र यानी कि रसेंद्र। ओके, तो रस या फिर राजस, सदोषो रस राजस्तु विद्यात विविधान गदान। ओके, तो ये मालूम होना चाहिए कि विविध टाइप के डिसीज़ आते हैं। तो विद्यात विविधान गदान तस्मात् दोष विहंतु योगेशु विनियोजते, मतलब किसी भी फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए, किसी भी योग को बनाने के लिए हमें उसका दोष यानी कि इम्प्योरिटीज़ बाहर निकालना ज़रूरी होता है। सो दोषो रस राजस्तु विद्यात विविधान गदान, तो गदान मतलब डिफरेंट हमें डिसीज़ हो सकते हैं। विविधान गदान, आप इसको तोड़ेंगे तो विद्यात विविधान गदान। ओके, स दोषो रस राजस्तु विद्यात विविधान गदान। तो अगेन एंड अगेन मैं रीड आउट इसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको मीनिंग पढ़े, मालूम इसका मीनिंग चल जाए, और इसके साथ साथ आपको श्लोक भी ईजिली बाय हार्ट हो सके और उसको पढ़ सके हो। ओके, सो स दोषो रस राजस्तु विद्यात विविधान गदान, दोष के साथ अगर हमारा पारद या फिर मर्क्यूरी रहता है तो उसके बहुत सारे डिसीज़ बताए गए हैं। इसीलिए तस्मात् दोष विहिंतु योगेशु विनियोजित, किसी भी फॉर्मुलेशन बनाने के लिए उसका निकालना ज़रूरी होता है। तो कंजप्शन ऑफ इम्प्योर पारद विल कॉज मेनी डिसीज इन द बॉडी। ओके, तो हेंस ओनली द प्यूरिफाइड मर्क्यूरी शुड बी यूज फॉर द ऑल काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन ड्यूरिंग योग प्रिपरेशन, ड्यूरिंग मेडिसिन प्रिपरेशन। ओके, तभी वो इम्प्योरिटीज़ क्या है, पारद के दोष क्या है, तो देर आर 12 काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो पारद के जो 12 काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज़ मतलब पारद के अंदर 12 टाइप के वेस्ट पाए जाते हैं, पारद के अंदर 12 टाइप के मल पाए जाते हैं। ओके, एंड इफ़ नॉट एलिमिनेट कैन कॉज डेंजरस प्रॉब्लम। ओके, तो फर्स्ट जो होता है नैसर्गिक दोष। ओके, तो 3 टाइप नॉर्मली मेजर होता है और 3 टाइप के फर्दर सब टाइप होते हैं। ओके, तो पहला जो होता है नैसर्गिक दोष, दूसरा यौगिक दोष, एंड थर्ड इज कॉल्ड एज औपाधिक दोष, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सप्तकंचुक दोष। ओके, तो अलग अलग ये जो औपाधिक दोष और सप्तकंचुक दोष मैंने यहाँ पे जो बताया है, औपाधिक दोष मतलब ये रहता है कि अगर किसी कोई जो हमारा जो पारद होता है। ओके, सो लेट्स लीव इट, हम वन बाय वन देखेंगे। ओके, तो कहने का मतलब है कि पारद के अंदर 12 टाइप की इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं, 12 टाइप के मल पाए जाते हैं। उनमें से जो हमारा जो पहला जो वे ऑफ दोष, नैसर्गिक दोष के अंदर 3 मल पाए जाते हैं, यौगिक दोष के अंदर 2 मल पाए जाते हैं, और औपाधिक दोष के अंदर 7 मल पाए जाते हैं। अब नैसर्गिक दोष ये इसको बोलते हैं कि नैसर्गिक इम्प्योरिटीज़ मतलब नेचुरल इम्प्योरिटीज़, नैसर्गिक दोष को हम नेचुरल इम्प्योरिटीज़ ही बोलते हैं। नेचुरल इम्प्योरिटीज़ मतलब क्या होता है, नेचुरल इम्प्योरिटीज़ मतलब ये रहता है कि जब हम किसी भी पारद यानी कि जब हम लिक्विड को जब माइंस करते हैं, नॉर्मली ये जो लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेट जो मेटल होता है, ये हम इसको क्या करते हैं कि अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं। तो उसकी जो कंडीशन होती है, उसके वो कहाँ किस कंडीशन से वो निकाला गया है, नेचुरली माइन किया गया है, तो इसी को क्या बोलते हैं, नैसर्गिक दोष बोलते हैं। ओके, तो अगर इसके सराउंडिंग में वो कोई विष अगर वहाँ पे द्रव्य रहेगा तो उसको विष दोष आता है। अगर वहाँ पे बहुत सारे अगर अग्नि रहेगी, मतलब अगर सेंट्रली अगर हम अर्थ क्रस्ट में जाएंगे
ओके सॉरी। तो अगर हम सेंट्रली अगर अर्थ क्रस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है। ओके, तो अर्थ का बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, तो ड्यू टू दैट टेम्परेचर वहाँ पे पारद के अंदर वन्य दोष आ जाते हैं। तो वन बाय वन हम देखेंगे नैसर्गिक दोष क्या होता है, बट लेकिन इंटरेस्टिंग ये कैसे मल पाए जाते हैं वो मैं बताने के लिए यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। नैसर्गिक दोष नेचुरल इम्पिड्यूस पाए जाते हैं, नेचुरल इम्पिड्यूस को बोलते हैं। यौगिक दोष मतलब होता है कि पारद के अंदर हम इकोनॉमिक वैल्यू को बढ़ाने के लिए, यानी कि पारद से हमें बहुत सारा मनी निकल सके, इसलिए शॉपकीपर जो रहते हैं, इसलिए जो मार्केट जो चलाते हैं, ओके, तो उसमें क्या करते हैं, नाग और वंग को डाल देते हैं। नाग और वंग ये सिमिलर होते हैं, एकदम एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं, दिखने में सिमिलर होते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज़ वाइज दोनों डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये दिखने में सिमिलर होते हैं। और इसको पारद के साथ ये दिखने में सिमिलर होते हैं। और ये नाग और वंग जो रहते हैं ये हार्ड मेटल होते हैं, और इनको पारद के साथ मिला दिया जाता है। मिला देने की वजह से ये अडल्ट्रेटेड दोष हो जाते हैं, इसलिए हम इसको यौगिक दोष बोलते हैं। औपाधिक दोष ये रहता है कि जब हम माइन करते हैं, माइन करने के बाद वो किन किन वहाँ पे जो अलग अलग मैंने एक्सप्लेन किया है, ओके, मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगा कि किन किन चीज़ों से वो कांटेक्ट करता है। ओके, तो कांटेक्ट नैसर्गिक दोष में भी था, लेकिन नैसर्गिक दोष में वो पहले से वहाँ पे था। ओके, उसकी सराउंडिंग ही वैसी थी, लेकिन ड्यूरिंग हम जब माइन कर रहे हैं तो वो किस किस कांटेक्ट में वो आता है, पारद यानी मर्क्यूरी, तो उसकी वजह से एक वहाँ पे इम्प्योरिटी डेवलप होती है, उसको हम बोलते हैं औपाधिक दोष। तो औपाधिक दोष को सप्तकंचुक दोष भी बोलते हैं। कुछ जो वहाँ पे हमारे रस शास्त्र के अंदर रस रत्न समुच्चय और रस रंगणी आते हैं, दो ही हम वहाँ पे इनका मत का यूज़ करते हैं। ओके, जो ये बोलते हैं वही फॉलो करते हैं। तो दोनों का अलग अलग के अकॉर्डिंग औपाधिक दोष किसी ने बताया, किसी ने सप्तकंचुक दोष बताया। तो कहने का मतलब यह है कि ये दोनों के साथ साथ होते हैं। ओके, तो टोटल 12 इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद द पारद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पारद के 12 दोष वो क्या होते हैं चार्ट फॉर्म में देखेंगे हम। तो नैसर्गिक दोष होते हैं 3, विष दोष, वन्य दोष, मल दोष। यौगिक दोष होते हैं 2, नाग दोष जिसको हम लेड बोलते हैं, और वंग जिसको हम टिन बोलते हैं। तो नाग मतलब प्लम्बम, नाग मतलब हमारा जो लेड होता है, ओके, और वंग मतलब जो हमारा होता है, तो नाग को ही प्लम्बम बोलते हैं, और वंग जो हमारा जो मल होता है उसको हम टिन बोलते हैं, स्टेडेनम। ओके, जो हमारा जो औपाधिक दोष होता है इसको हम सप्तकंचुक दोष भी बोलते हैं। ये 7 टाइप के होते हैं, भूमिज, गिरिज, वारिज, नागज एंड वंगज। ओके, तो भूमिज के हिसाब से एक टाइप, गिरिज के हिसाब से एक टाइप, वारिज के हिसाब, वारिज मतलब लिक्विड, ओके, जल, भूमिज मतलब जल, सॉरी भूमि मतलब सॉइल। तो अगर वो ज़मीन के कांटेक्ट में आया तो भूमिज दोष। गिरिज मतलब वहाँ पे अगेन मैंने बताया, ओके, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। भूमिज मतलब सॉइल मैंने बताया, गिरी मतलब अगेन वहाँ पे कोई रॉक्स से रिलेटेड होगा, वारिज मतलब अगेन वहाँ पे कोई जल से रिलेटेड होगा, नागज अगेन यहाँ पे कांटेक्ट इसका नाग का आ गया, और वंगे अगेन वहाँ पे कांटेक्ट हो गया इस मेटल का। तो ये यौगिक दोष से इसको मिला जाता है, बाहर से इसको मिला जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ये आया हुआ है ये इसके कांटेक्ट में आ जाता है। तो इसके कांटेक्ट में आने की वजह से यहाँ पे जो डेवलप हो जाता है दो इम्प्योरिटी डेवलप हो जाती है, उसको हम औपाधिक दोष बोलते हैं। ओके, तो पहला नैसर्गिक दोष पढ़ेंगे, नेचुरल इम्प्योरिटी जिसको बोलते हैं। तो इसका श्लोक फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे। तो विषम वन्नी मलश्चेति दोषाः नैसर्गात्रेय। तो विष वन्नी मल 3 दोष, मलह चेति दोषाः नैसर्गात्रेय। तो नैसर्गिक दोष के 3 दोष विष, वन्नी और मल, ये 3 दोष बताए गए हैं। रसे मरण संताप मूर्छना हेतुवः क्रमातः। ओके, तो अगर इसको हम ऐसे एसिटीज रखेंगे इस इम्प्योरिटीज को, तो इसके से होता है कि विष दोष के से हमें क्या होता है कि मरण हो जाता है। तो विष दोष कैसे आता है नेक्स्ट स्लाइड में मैं देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको। तो विष दोष ये ऐसा होता है कि अगर विष द्रव्य के कांटेक्ट में रहेगा तो क्या होता है कि वहाँ पे अगर लॉन्ग टाइम से अगर माइंस हमने नहीं किया है, ड्यूरिंग माइंस जब कांटेक्ट आता है उसको औपाधिक दोष। लेकिन बहुत ही लॉन्ग टाइम से नेचुरली वहाँ पे जो अर्थ क्रस्ट में वो पारद है, अगर वहाँ के सराउंडिंग में अगर कोई विष द्रव्य है तो जो विष द्रव्य के रहने की वजह से विष दोष आते हैं, और विष दोष की वजह से मरण हो जाता है। विष द्रवित अगर पारद हम लेंगे, यानी कि हमने उसका विष नहीं निकाला, यानी कि नैसर्गिक दोष नहीं निकाला है, उसका इम्प्योरिटीज नहीं निकाला है, और उसमें विष दोष अगर है तो उसके से अगर हमें मृत्यु हो सकती है।
वन्नी दोष अगर रहेगा तो उसके जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, यानी कि फीवर हमें हो सकता है। अगर मल दोष रहेगा तो उसके जैसे होता है कि हमें मूर्छना यानी कि वर्टिगो यानी कि चक्कर जैसी फीलिंग हमें आ सकती है। तो हेतुः क्रमातः ये विष दोष है, ये वन्नी दोष है, ये और मल दोष है मूर्छना। ओके, तो मर्क्यूरी इज अ मेटल available in the earth which has to be mined, and since this parad has a natural tendency to digest other metal and metals into it, तो even the native और free mercury not 100% pure। ओके, तो जो फ्री स्टेट में जो पाई जाती है वो 100% प्योर नहीं रहती है। तो दैट्स वाई मेटल लाइक कॉपर, लेड, टिन, जिंक इट इज ऑलवेज प्रेजेंट विद द माइंड मर्क्यूरी। ओके, तो ये सब उसके जैसे पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं कि नैसर्गिक दोष के साथ रिलेट किया गया। ओके, तो यहाँ पे जो कांटेक्ट मैंने बताया था कि सराउंडिंग में जो रहता है, तो ड्यू टू सराउंडिंग वहाँ पे क्या होता है कि कॉपर, लेड, टिन, जिंक, तो यहाँ पे इसके साथ साथ उसके अंदर ये दोष वहाँ पे ये जब मेटल जो रहते हैं वहाँ पे इसके अंदर ये मेटल भी हो सकते हैं। ओके, ऐसा नेचुरल इम्प्योरिटीज में यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, ऑल सच ट्रेसेस मेटल्स आर कंसिडर्ड एज द नेचुरल इम्प्योरिटीज और द नैसर्गिक दोष ऑफ द मर्क्यूरी। ओके, तो अगर मेटल कॉपर, लेड, जिंक ये सब अगर पाया जाएगा इसके अंदर पारद यानी मर्क्यूरी के अंदर, तो भी हम नैसर्गिक दोष ये नेचुरल इम्प्योरिटीज के अंतर्गत आता है। या फिर अगर वो सराउंडिंग या फिर जो अर्थ क्रस्ट में अगर निकालते समय जो भी है तो उसको तब भी हम नेचुरल इम्प्योरिटीज बोलते हैं। ओके, तो विष दोष पहला बोला गया पारद कंबाइन विथ विष दोष, तो डेवलप विष, तो वही बोला कंबाइन विथ विष, दैट इज कॉल्ड एज द पारद विष दोष। तो अभी कंबाइन कैसे हो सकता है? कंबाइन मतलब जो विष के द्रव्य अगर कंबाइन होगा तो उसके कंटेंट उसके अंदर आ जाएंगे, मतलब पारद के अंदर आ जाएंगे। तो पारद के पास वैसी भी एबिलिटी होती है किसी भी मेटल्स के कंटेंट को अंदर लेने के लिए, और अगर वो अंदर ले लिया तो विष दोष डेवलप हो गया। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ विष दोष डेवलप हो जाता है। बाय कंज्यूमिंग विच कंटेनिंग पारद पर्सन कैन डाई। ओके, मैंने बताया रस, मरण, संताप, मूर्छना, हेतु क्रमातः। वन्नी दोष जो रहता है, वन्नी दोष मतलब बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर इन द कोर ऑफ द अर्थ ऑल द मेटल एंड मिनरल्स मेल्ट। ओके, और ड्यू टू मेल्ट क्या होता है वहाँ पे जो उसके सराउंडिंग में जो मेटल होते हैं उसके इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट या फिर वही मेटल ही वो उस पारद के अंदर आ जाते हैं, मर्क्यूरी के अंदर आ जाते हैं, और ड्यू टू दैट वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ जो डेवलप होती है उसको नेचुरल इम्प्योरिटीज़ बोलते हो। और उस नेचुरल इम्प्योरिटीज़ में ड्यू टू हाई टेम्परेचर हुआ ये मेल्ट हुआ, और मेल्ट होने की वजह से वहाँ पे जो मेटल जो मेल्ट हुआ वो पारद तो मेल्ट होने की ज़रूरत नहीं, पारद ऑलरेडी मेल्ट है, तो जो मेटल अदर मेटल जो मेल्ट हुआ वो पारद के अंदर चले जाते हैं, और ड्यू टू दैट पारद में एक दोष क्रिएट करते हैं। ड्यू टू दैट पारद के अंदर वो एक दोष, एक मल प्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वन्नी दोष। ओके, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम मर्क्यूरी अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर एंड व्हेन माइंड दे कम आउट विद द वन्नी दोष। ओके, इन पारद उसी को हम क्या बोलते हैं? वन्नी दोष बोलते हैं। और ये अगर हम इसका शोधन नहीं करेंगे तो वन्नी दोष की वजह से दाह मतलब बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, या फिर संताप यानी कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जो बताया गया है, यानी कि वो हाइपोथैलेमस यानी कि ब्रेन के हाइपोथैलेमस के फंक्शन को इम्बैलेंस कर देगा। ओके, वन्नी दोष। हमारा जो थर्ड नैसर्गिक दोष आता है मल दोष। तो मेनी ऑफ द नॉन पॉइजनस मेटल एंड मिनरल्स कंबाइंड विथ मर्क्यूरी दैट इज कॉल्ड एज द मल और पारद। ओके, तो अडल्ट्रेट जो हमारा जो दोष था वो क्या होता है? यौगिक दोष। मेनी ऑफ द नॉन पॉइजनस मेटल, नॉन पॉइजन यानी कि जो पॉइजनस नहीं है, एंड द मिनरल्स दैट कंबाइन विथ मर्क्यूरी दैट इज कॉल्ड एज द मल ऑफ द पारद। ओके, एंड आर टू बी प्यूरिफाइड बिफोर द मर्क्यूरी। तो अगर नॉन पॉइजनस मेटल या फिर मिनरल्स के साथ अगर कंबाइन होता है पारद तो उसको मल दोष बोलते हैं। और ये इसको तो इसके जैसे होता है कि जाड्यता यानी कि स्टीफनेस पूरे बॉडी में आ जाती है, हेवीनेस आ जाता है, और मूर्छना यानी कि वर्टिगो। तो दिस एडमिशन विदाउट प्यूरिफिकेशन, तो जाड्यता और मूर्छना ये दो फैक्टर डेवलप हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो मल दोष नॉन पॉइजनस मेटल अगर या फिर मिनरल्स पारद के अंदर पाए जाते हैं उसको मल दोष बोलते हैं। ओके, तो दूसरा जो हमारा जो रहता है दोष उसको हम क्या बोलते हैं? यौगिक दोष बोलते हैं। ओके, तो अडल्ट्रेटेड इम्प्योरिटीज़ को हम यौगिक दोष बोलते हैं। ओके, तो यौगिको नागवंगो दो तो जाड्य आदमन कुष्ठ दो। तो यौगिक में नाग और वंग आता है। नाग और वंग ये सिमिलर मेटल होते हैं, किसके? पारद की तरह दिखने में सिमिलर मेटल होते हैं। ओके, इनको अडल्ट्रेट किया जाता है पारद के साथ,
और अडल्ट्रेट करने के बाद क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाने के लिए अडल्ट्रेट किया जाता है। एंड अडल्ट्रेट किया हुआ अगर हम पारद लेंगे, इसीलिए जब हम पारद लेते हैं तो उसकी 100% प्योरिटी हमें चेक करनी चाहिए, या फिर जो हम पारद लेंगे उस पारद को हमें शोधित पारद ही हमें यूज़ करना चाहिए किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए। ओके, तो यौगिको नागभंगो दो, नहीं तो मार्केट में उसका अडल्ट्रेशन भी हुआ है, यानी कि यौगिक दोष उसके अंदर है या फिर हो सकते हैं, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो यौगिको नागभंगो दो तो जाड्यात्मन कुछ दो, अगर नहीं शोधन किया हमने यौगिक दोष को नहीं निकाला, यानी नाग और वंग दोष को नहीं निकाला, जो उसके अंदर इम्बाइब्ड हो गए हैं, जो उसको मिलाया गया है, तो जाड्यता यानी कि स्टीफनेस और आदमान यानी कि जो हमें जो गैस की प्रॉब्लम जो बोलते हैं वो वहाँ पे डेवलप जाती है, और कुष्ठदो मतलब स्किन की प्रॉब्लम यानी कि लेप्रेसी। ओके, तो व्हेन मर्क्यूरी इज पुट टू ट्रेड एंड कमर्शियल यूज इट इज़ अडल्ट्रेटेड विद चीपर मेटल दैट इज कॉल्ड एज अ नाग एंड वंग फॉर मोर कमर्शियल गेन, इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अ यौगिक दोष। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द मर्क्यूरी अवेलेबल इन द मार्केट comes with the kind of adulterant that is called as a नाग एंड वंग adulterant है, कंसिडर दैट इज कॉल्ड यौगिक दोष। ओके, तो इनको निकालना ज़रूरी होता है। द थर्ड इज नथिंग बट द औपाधिक दोष, हम पढ़ेंगे ये। इन मार्केट मर्क्यूरी विद द यौगिक दोष इज यूज फॉर द बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर अर्निंग पर्पज, बट आफ्टर कंज्यूमिंग द फॉर्मुलेटेड पारद हैविंग यौगिक दोष इट शोज डेंजरस इफेक्ट टू द बॉडी एंड कॉज heaviness that is called as jadyata, guruta and adman. Okay, and lastly can result to the skin related problem as well, such as ringworm, itching, funginess over the skin. Okay, तो इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसीलिए पारद को मार्केट अगर हमने लाया है, मार्केट से लाया है, तो उसके अंदर नैसर्गिक दोष, यौगिक दोष, ये सभी दोष पाए जा सकते हैं। यौगिक दोष तो बेचने वाला कर सकता है, लेकिन हम उस समय जब हम उसको जब बाय करेंगे, जब हम उसको ख़रीदेंगे, तब तो हमें ये मालूम नहीं चलेगा, लेकिन हमें उसको शोधन करने के बाद ही पारद से मेडिसिन बनाना है। ओके, ऐसा आपको याद रखना चाहिए, ऐसा आपको समझना चाहिए। तो थर्ड इज टाइप ऑफ दैट इज नथिंग बट द औपाधिक दोष, कॉन्टैक्ट इम्प्योरिटीज बोलते हैं। तो आउट ऑफ द 12 दोष एसोसिएटेड विद द पारद 3 नैसर्गिक दोष, 2 यौगिक दोष एंड लास्टली 7 औपाधिक दोष। तो भूमिज दोष 1, गिरिज दोष 1, वारिज दोष 1, नागज दोष 1, एक हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, तो वंगज दोष में 2 टाइप बताया गया है और नागज दोष भी 2 टाइप। तो 4 आर हैविंग 1 टाइप, यानी कि भूमिज दोष, गिरिज दोष, वारिज दोष। तो नॉट 4, ओके, तो 4 to 6 to 8, ओके, तो नॉट 4, ओके, तो 3 आर हैविंग 1 टाइप एंड नागर वंग हैज़ 2 टाइप। तो औपाधिकः पुनश्चाने कीर्तितो सप्तकंचुकः भूमिजा गिरिजा वारिजा द्वे च द्वे नागवंगे जे द्वादशते रसे दोषा प्रोक्त रस विशारदः। तो ये जो श्लोक लिया गया है रस रत्न समुच्चय से लिया गया है, 11th अध्याय है और 22 एंड 22nd एंड 23rd नंबर श्लोक ऑफ 11th अध्याय रस रत्न समुच्चय यहाँ से लिया गया है। औपाधिकः यानी कि जो कॉन्टैक्ट इम्प्योरिटीज है, पुनश्चान्य कीर्तितः सप्तकंचुका, इनको सप्तकंचुक भी बोलते हैं। तो वो कौन से है, भूमिजा गिरिजा वारिजा। तो भूमिजा गिरिजा वारिजा 1 1 1 3 द्वे च द्वे नागवंगे जे, तो 2 नाग 2 वंग यानी कि 7। तो टोटल मिलाकर जो हमारे जो इम्प्योरिटीज पाई जाती है पारद के अंदर, द्वादशेते रसे दोषा प्रोक्त रस विशारदः। ओके, ऐसा रेफरेंस में उल्लेख हुआ है। तो औपाधिक दोष 12 दोष। ओके, तो भूमिज दोष में क्या होता है कि व्हेन पारद एक्सट्रैक्टेड थ्रू द डीप ऑफ भूमि और सॉइल, पारद इज इन कॉन्टैक्ट ऑफ सॉइल पार्टिकल, द डेवलप दोष इज कॉल्ड एज द भूमिज दोष। ओके, तो पारद को जब हम माइन करते हैं तो जो सॉइल पार्टिकल जो होता है वहाँ पे उसके कॉन्टैक्ट में जो आता है उसको हम भूमिज दोष बोलते हैं। गिरिज दोष में होता है कि पारद इज इन कॉन्टैक्ट विद स्टोन, ओके, एंड डेवलप दैट, जो दोष होता है वहाँ पे डेवलप होता है, तो गिरिज दोष। तो बहुत सारे जो पत्थर हमारे जब ड्यूरिंग माइन जब करते हैं, तो अगर उसके कांटेक्ट में अगर हमारा कोई मर्क्यूरी आता है तो उसको हम गिरिज दोष बोलते हैं, गिरिज। ओके, तो नॉर्मल गिरिज हम बोलते हैं पहाड़ को। ओके, तो वारिज दोष मतलब अगर वहाँ पे जल से अगर उसका कांटेक्ट हुआ है, तो वारी मतलब जल। तो व्हेन पारद इज इन कांटेक्ट विद द वाटर द डेवलप दोष इज कॉल्ड एज द वारिज दोष, वारिज दोष। तो दैट इज कॉल्ड एज द भूमिज दोष, वारिज गिरिज दोष एंड वारिज दोष। ये सभी एक एक टाइप हो गए। ओके,
तो ये सभी कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड है, अगर पारद किस किस के ऊपर कॉन्टैक्ट करता है, किन किन पर को कॉन्टैक्ट होता है। तो नागज दोष के दो, तो दोष डेवलप व्हेन कॉन्टैक्ट विद द लेड, दैट इज कॉल्ड एज नागज दोष। ओके, यौगिक दोष में तो उसको मिलाया जाता था साफ साफ, लेकिन ये अगर ये कॉन्टैक्ट हो रहा है तो ये अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो ये इसको हम किसी के ऊपर दोष ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ओके, ये अनफॉर्चुनेटली हो रहा है, लेकिन जो मार्केटिंग में जो इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाने के लिए जो यौगिक दोष किया गया था, ये तो अच्छी बात नहीं है। ओके, तो अगर लेड के साथ इसका कॉन्टैक्ट हुआ है तो नागज दोष डेवलप हो सकते हैं। वंगज दोष मतलब होता है द डेवलप पारद विद द कॉन्टैक्ट और अटैचमेंट विद द टिन, द ड्यूरिंग माइंस और प्लेस फ्रॉम इट्स एक्सट्रैक्टेड, दैट इज कॉल्ड द वंगज दोष। तो जहाँ से इसको निकाला गया है या फिर ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, वहाँ पे अगर वंग रहेगा, अगर इसके कॉन्टैक्ट में आता है तो उसको वंगज दोष। तो दिस काइंड ऑफ दोष ऑल्सो हैज 2 टाइप एसोड विद द पारद एंड दस देयर आर 12 दोष एसोड विद द पारद। ओके, तो नागज दोष नैसर्गिक दोष 3, नागज दोष यौगिक दोष 2 और औपाधिक दोष 7। ओके, तो सप्तकंचुक, किसी ने औपाधिक को सप्तकंचुक भी बताया गया है, उसको भी देख लेते हैं। ओके, तो व्हेन ऑब्टेन और माइंड वाया द अर्थ, तो इसके वजह से वहाँ पे डेवलप होता है। तो सप्तकंचुक दोष यानी लेयर्ड दोष मतलब, सप्तकंचुक दोष मतलब ये होता है कि 7 टाइप की इम्प्यूरिटीज पाई जाती है। वो कौन सी इम्प्यूरिटीज ऐसा बताया नहीं गया है, लेकिन अगर वो इम्प्यूरिटीज वाला हम मर्क्यूरी अगर फॉर्मुलेट यानी कि मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ करते हैं तो बॉडी में वो अलग अलग इफेक्ट दिखा सकते हैं। ओके, वो कौन से इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम पारद के इम्प्यूरिटीज की यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो लेयर एसोसिएटेड विद द पारद कंसिडर एज द कंचुक दोष। ओके, तो वही बताया कि जो पारद है, जो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी के अंदर इम्प्यूरिटीज पाई जाती है, ये इनविजिबल इम्प्यूरिटीज है, यानी कि पारद के अंदर इम्प्यूरिटी है, लेकिन जब यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद वो बॉडी में अलग अलग इफेक्ट दिखाता है, बॉडी के अंदर अलग अलग वो अपना इफेक्ट शो करता है। तो शो इफेक्ट किस तरीके से करता है, इसके जैसे परपटी, पाटनी, भेदी, मलकरी, ऐसा 7 प्रकार के बताए गए हैं। ओके, तो दे आर 7 इन नंबर, दैट इज कॉल्ड एज द परपटी, पाटनी, भेदी, मलकरी, तो परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकरी, अंधकारी तथा ध्वांक्षी। ओके, तो ऐसा श्लोक आया है। तो ये 7 सप्तकंचुक दोष है। कंचुक मतलब 7 लेयर करेंगे, तो लेयर दोष मतलब अभी मैंने बताया कि ये तो सामने से इनविजिबल दोष होते हैं, लेकिन ऐसा हम बता सकते हैं कि अगर पारद हमारा इम्प्योर है, उसमें खुद ही एक विजिबल यानी कि वहाँ पे लेयर्ड पारद के अंदर एक अलग से एक्स्ट्रा लेयर ऐसा बना हुआ रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो नॉर्मल पर्सन उसको देख नहीं पाता है, या फिर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, या फिर उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। ओके, सो दैट्स वाई पारद को यूज़ करने से पहले उसका जो सामान्य शोधन, विशेष शोधन बताया गया है उसको करना चाहिए। तो इसके से जो होता है लेयर दोष निकल जाते हैं, परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकरी तथा अंधकारी तथा ध्वंसी। ओके, तो सप्तकंचुक दोष के श्लोक मैंने बताता हूँ। तो ये जो श्लोक है सप्तकंचुक दोष, परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकरी तथा अंधकारी तथा ध्वांसी विज्ञेया सप्तकंचुका। विज्ञेया मतलब ऐसा ज्ञात में रखना चाहिए कि सप्तकंचुक यानी कि 7 लेयर्स इम्प्यूरिटीज मर्क्यूरी के अंदर पाए जाते हैं, जो बॉडी के अंदर दिखाता है वो। तो रसरत्न समुच्चय 11th अध्याय 25th नंबर ऑफ श्लोक ऑफ 11th अध्याय। तो परपटी दोष कॉसेस एक्स्ट्रा लेयर ओके ओवर द सरफेस। तो ये अगर परपटी यानी कि कंचुक दोष अगर पारद के अंदर है तो परपटी दोष की वजह से क्या होता है, तो वो पारद के ऊपर स्किन सरफेस के ऊपर एक पपड़ी लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है, यानी कि एक्स्ट्रा स्किन का लेयर वहाँ पे हमारे ऊपर डेवलप करता है, तो उसको परपटी दोष बोलते हैं। पाटने में क्या होता है कि वो स्किन को पंक्चर करता है, तो ओके, तो पंक्चर होने के यानी कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है हमारे बॉडी को, हमारे स्किन सरफेस को, तो इसलिए पारद के दोष को निकालना ज़रूरी होता है। तो कॉसेस पंक्चरनेस इन स्किन मीन्स क्रिएटिंग अ वुंड्स ऑन स्किन सरफेस, तो फाड़ना ओके, तो स्किन को मतलब स्किन को भेदन करना, तो पाटनी इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे लेयर दोष है ओके, लेयर मतलब यहाँ पे अलग अलग बॉडी के अंदर वो अपने इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो भेदी मतलब इंक्रीज द क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फीसेस एंड यूरिन
तो पेशेंट को भी ज़्यादा मात्रा में उसको मल आने लगा है, ज़्यादा मात्रा में उसको यूरिन आने लगा, पोलीयूरिया हो गया है। कॉन्स्टिपेशन था तो उसको अभी डायरिया होने लगा है, तो उसको ज़्यादा मात्रा में मल आ रहा है, ज़्यादा मात्रा में यूरिन आ रहा है, तो भेदी दोष। ओके, द्रावी दोष मतलब आता है कि जितने भी धातु हो गए, यानी कि मसल, यानी कि उसका जो अगर वो बंदा बहुत ही मजबूत है, यानी कि वो बिल्डर है, ओके, मांस धातु उसका बड़ा हुआ है, उसके मसल्स बड़े हुए हैं, तो उसका मसल का विलयन करता है, मतलब मसल्स को लिक्विफाई करता है। कौन? द्रावी दोष। तो ये टाइप, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पारद होता है उसको अच्छे तरीके से शोधन करना ज़रूरी होता है। शोधन नहीं करेंगे तो ये सभी इफेक्ट दिखाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग पर्सन रहेगा, स्ट्रॉन्ग पर्सन में हमने जो मेडिसिन दिया था उसको एक डिसीज़ को ठीक करने के लिए, डिसीज़ को ठीक ना करते हुए वो जो मेडिसिन दिए हैं, अगर हमारा वो मेडिसिन अशोधित पारद से बना हुआ रहेगा तो उस पेशेंट को उसको डिसीज ठीक करने के बजाय वो उसको हार्मफुल इफेक्ट दिखाएगा, लाइक एज उसके मसल्स को लिक्विफाई कर देगा, यानी कि जितने भी धातु बन रहे हैं उनका लिक्विफिकेशन करेगा, तो उसको द्रावी दोष बोला गया है। ओके, तो मलकरी मतलब अगेन इन केस द वेस्टेज इनसाइड द बॉडी, एंड अंधकारी मतलब विजन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसको अंधकारी बोला गया। ध्वांशी मतलब होता है कि अगर हमें द डिफेक्ट अराइज इन द लैरिंग्स, तो बोलने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इतने सारे प्रॉब्लम वहाँ पे हमें आ सकते हैं, तो इसलिए पारद का शोधन ज़रूरी होता है। पारद का सामान्य शोधन हो जाने के बाद पारद का विशेष शोधन भी करना जरूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे अगेन अलग अलग दोष पाए जाते हैं। ओके, नोट यहाँ पे आपको ध्यान ये बात रखना है कि 7 लेट दोष, दैट इज कॉल्ड द कंचुक दोष। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट दैट पारद के दोष। हियर वी डिस्कस द नैसर्गिक दोष, यौगिक दोष, औपाधिक दोष इन डिटेल। ओके, इसके वन बाय वन हमने स्लाइड मैनर में देखा। ओके, so at the last we studied that 12 kind of dosh associated with the parad, that is called as नैसर्गिक, यौगिक, औपाधिक दोष और सप्तकंचुक दोष। नैसर्गिक 3 दोष, यौगिक है 2 दोष और औपाधिक के 7 दोष। तो बिफोर एनी फॉर्मुलेशन इस फॉर्म पारद शुड बी मल रहित, यानी कि पारद से इम्प्यूरिटीज निकाल लेना जरूरी होता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द रिगार्डिंग पारद के दोष। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी दैट द पारद की गति। So that is continue with the पारद की गति, that is called the पारद गति। तो introduction we will see the पारद की गति means the quantity of mercury, okay, the inevitable, okay, the loss in the quantity of mercury। पारद यानी कि पारद के अंदर ऑलरेडी तो उसकी चंचलता रहती है। चंचलता मीन्स उसके अंदर एक मूवमेंट्स, यानी कि वो यहाँ से वहाँ जा सकता है, तो ये तो क्वांटिटी मतलब ये फीचर उसके ऑलरेडी रहती है। लेकिन ड्यूरिंग हम जब मर्दन करते हैं, ड्यूरिंग शोधन करते हैं, ड्यूरिंग हम उसको वॉश आउट करते हैं, तो होता है क्या कि कुछ अमाउंट ऑफ वहाँ पे मर्क्यूरी जो होता है, पारद जो होता है वो लॉस हो जाता है। वो लॉस क्यों होता है? क्योंकि पारद के अंदर अलग अलग गति पाए जाते हैं। ओके, चंचलता होती है इसके अंदर, ऑलरेडी मैंने बताया। तो पारद के अलग अलग गति है, तो वो गति की वजह से पारद कुछ अमाउंट में पारद जो होता है ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन, ड्यूरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर वो लॉस हो जाती है, तो उसी को पारद की गति बताई है। ओके, तो पारद कैन बी लॉस इन 5 ways ड्यूरिंग मेडिसिन प्रिपरेशन। वो कौन कौन सी है? जल गति। ओके, तो 1 by 1 हम एक एक गति को पढ़ेंगे। जल गति, दूसरा होता है हंस गति, मल गति, 3rd 4th इसका है धूम गति, एंड 15 अदृश्य गति और जीव गति। ओके, तो जल गति, हंस गति, मल गति, धूम गति, अदृश्य गति या फिर जीव गति, ये 5 गति पारद के गति को बोला जाता है। ओके, तो जो लॉस ऑफ मर्क्यूरी जिसे हम बोलते हैं वो ड्यू टू पारद के गति, पारद के अंदर ये 5 टाइप के मूवमेंट्स पाई जाती हैं। तो पहला जो होता है वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो द लॉस ऑफ मर्क्यूरी इन स्मॉलर क्वांटिटीज बिकम अनअवॉइडेबल ड्यूरिंग प्रोसीजर ऑफ मर्क्यूरी लाइक स्वेदन, ओके, मर्दन, टिर्चुरेशन। स्वेदन मतलब उसको जो स्वेदन, ओके, तो स्वेदन मतलब आप अगर वहाँ पे पारद के जब अष्ट संस्कार आप अगर पढ़ेंगे तो पारद के जब अष्ट संस्कार है, जब हम अष्ट संस्कार कैसे करते हैं तो जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया गया कि इसको अलग अलग तरीके से शोधन दिया जाता है। शोधन मतलब पारद को एक पोटली में बात कर हम क्या करते हैं, उसको कांजी में रखते हैं। कांजी में रखते हैं मीन्स उसको ऊपर से एक डंडे के थ्रू उसको पोटली में लटका कर
एक डोला यंत्र के थ्रू रखते हैं, तो उसका स्वेदन करते हैं। तो स्वेदन करते समय या फिर मर्दन करते समय, ट्रिचुरेशन करते समय या फिर प्रक्षालन धोते समय, तो कुछ कुछ अमाउंट में ये सब मर्क्यूरी जो होता है ये इनविजिबल में लॉस हो जाता है, यानी कि जो दिखते नहीं है वो लॉस हो जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, पातन मतलब डिस्टिलेशन। तो ऐसे अलग अलग प्रोसीजर होते हैं। तो ड्यूरिंग इट्स हमारे कुछ अमाउंट में लॉस हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पारद की गति बोलते हैं। तो जलगो जल रूपेण तु अरितो हंसगो भवेत, मलगो मल रूपेण सधूमो धूमगो भवेत, तो अन्य जीवगति दैवी जीवो अन्यादिवे निचक्रमेत। ओके, तो जलगो जल रूपेण तु अरितो हंसगो भवेत। तो जलगो जल रूपेण, जलगो मतलब जल से अगर कोई कैरिड आउट हम यानी कि फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर से जब हम करते हैं, अगर उसका कोई कॉन्टैक्ट, अगर वहाँ पे उसका कोई जो उसका वहाँ पे अगर योग हो रहा है, यानी कि हम उसको वॉश आउट कर रहे हैं या फिर उसको क्लीन कर रहे हैं विथ वाटर, तो होता है क्या कि कोई लिक्विड मीडिया से इसको यूज़ कर रहे हैं, उसको वॉश आउट कर रहे हैं, तो होता क्या कि वहाँ पे जल गति के होने की वजह से वहाँ पे पारद जो होता है जल के साथ निकल जाता है, कुछ अमाउंट में लॉस हो जाता है। तो जलगो जल रूपेण तु अरितो हंसगो भवेत, हंसगो मतलब वो उड़ जाता है, मतलब जो स्वान जिसे हम बोलते हैं। ओके, तो स्वान मतलब होता है हंस। तो हंस की तरह कुछ ड्यूरिंग जब मर्दन करते हैं हम ड्यूरिंग ट्रिचुरेशन, ओके, तो ट्रिचुरेशन जैसे कि कज्जली बनाया, तो पारद और गंधक को हम क्या करते हैं, सम मिश्रित करते हैं, यानी कि उसको मर्दन करते हैं। मर्दन मीन्स मीनिंग कैसे आपको बताऊं कि अलग अलग मैंने टर्मिनोलॉजी की वीडियो मैंने मैंने बनाया ऑलरेडी। तो मर्दन मतलब यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो कि दैट इज़ नथिंग बट उसको हम किसी भी दो कंपाउंड को या फिर मिक्सचर को हम उसको कंबाइन करते हैं, तो उसको मर्दन बोलते हैं। तो मर्दन करते समय कुछ जो होती हैं, कुछ जो अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी होता है वो उड़ जाता है। एक उड़ जाता है मीन्स हंस गति, यानी कि पारद के पास हंस गति होता है, एंड ड्यू टू दैट मर्दन करते समय कुछ अमाउंट ऑफ पारद उड़ जाता है, उसको हंस गति बताया गया है। मलगो मल रूपेण, ओके, तो कुछ मल निकालते समय कुछ चले जाते हैं मल के साथ में, तो मल निकालते समय कुछ चले जाते हैं। ओके, तो उसको मल गति बताया गया है। तो मल गति, पारद की गति जो होती है जो मल के साथ निकल जाती है, जो मर्क्यूरी मल के साथ निकल जाती है उसको मल गति बताया गया है। तो मल गति के कारण मल के साथ पारद निकल जाता है, तो ड्यू टू दैट वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी लॉस हो जाती है। सो धूमो धूमगो भवेत, ड्यूरिंग अगर उसको हम कोई हीट आउट प्रोसीजर कर रहे हैं, मतलब कज्जली बना रहे हैं, अगर हम रस सिंदूर बना रहे हैं, तो रस सिंदूर बनाते समय क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ हम अगर रस सिंदूर बनाते समय होता है क्या कि हम कज्जली को जलाते हैं, यानी कि मेल्ट करते हैं। तो मेल्ट करते हैं, उससे रस सिंदूर बनाते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम अगर उसको हीट देते हैं, तो हीट देने के बाद वहाँ पे जो फ्यूम्स बनता है वो फ्यूम्स के साथ कुछ पारद निकल जाता है। धूम गति इसके पास, पारद के पास रहती है, यानी मर्क्यूरी के पास धूम गति रहती है, एंड ड्यू टू दैट पारद धूम गति के यूज़ लेकर वो कुछ अमाउंट में उसका लॉस हो जाता है, तो उसको धूम गति बताया गया है। तो अलग अलग में गति होता है, मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो जीव गति जो होता है ये अदृश्य गति होता है। ओके, तो 5 टाइप्स ऑफ पारद गति होता है, रस रत्न समुच्चय से ये लिया गया है। फर्स्ट अध्याय 81 एंड 80 नंबर ऑफ श्लोक। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, तो यू कैन रिवर्स हो गया, तो यू कैन चेंज इट। ओके, तो जीव जल गति। ओके, तो एट द एंड ऑफ इट्स फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर्स ऑफ पारद, तो मर्क्यूरी नीड्स टू बी वॉश, इसको धोना जरूरी होता है कि अगर कोई मल अगर चिपका हुआ है तो पारद से निकल जाएगा, तो उसको गर्म पानी से प्रक्षालन बोला जाता है। कहीं कांजी यानी कि अम्ल रस से इसको प्रक्षालन बोला जाता है, यानी धोने को बोला जाता है। तो जब वॉश आउट करते हैं तो जल गति रहती है पारद के अंदर, वो निकल जाता है। तो ड्यूरिंग दिस वॉशिंग द मर्क्यूरी दैट हैज़ अ 10 मिनट ड्रॉपलेट, तो मिनट ड्रॉपलेट अटेंड कर लेता है, और ड्यू टू दैट पारद वहाँ पे फ्लोट हो जाता है, अपने जो पानी फेंके जाते हैं उसके अंदर फ्लोट हो जाता है और निकल जाता है। तो दिस लॉस कैन बी प्रिवेंटेड विद द टेकन केयर वाइल वॉशिंग। तो ये वॉशिंग करते समय टेकन केयर मतलब केयर करते समय तो ये सेव हो सकता है, लेकिन तब भी कुछ अमाउंट में लॉस होता है। ओके, तो ये जल गति के कारण हो रहा है, पारद के अंदर जल गति होता है, इसलिए पारद गति का ये टाइप है। पारद के अंदर जल गति होने की वजह से पारद के कुछ मिनट ड्रॉपलेट्स में ये जल के साथ निकल जाता है। ओके, जो हमारा जो नेक्स्ट गति होता है हंस गति होता है ड्यूरिंग द फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर दैट इंक्लूड मर्दन।
तो वही मैंने बताया, मर्दन करते समय द सेक्रेटेड मिनट ड्रॉपलेट ऑफ मर्क्यूरी ऑफ्टन जंप, ओके, तो वो उड़ जाता है, ऑफ्टन आउट ऑफ और फ्लाई ऑफ, ओके। तो दिस स्विफ्ट और जंपिंग तो जंपिंग और फ्लाइंग एक्शन ऑफ सिल्वरी एंड शाइनी मर्क्यूरी ड्रॉपलेट इज कंपेयर्ड विद द स्विफ्ट एंड, तो ये हंस से कंपेयर किया गया है, तो इसको हंस गति बताया गया है, ओके। तो दिस लॉस कैन बी प्रिवेंटेड विद एटमोस्ट टेकन केयर, अगेन वहाँ पे टेकन केयर वहाँ पे रेफरेंस में बताया गया था, लेकिन इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, नॉर्मली ऐसे देखा जाता है। तो ड्यूरिंग ट्रिट्यूरेशन, ड्यूरिंग मर्दन करते समय जो लॉस होती है, जो गति हंस गति के कारण, पारद के हंस गति के कारण जो अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी लॉस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हंस गति लॉस मर्क्यूरी बोलते हैं, ओके। मल गति होता है कि ड्यूरिंग सामान्य विशेष शोधन ऑफ पारद सब्जेक्ट टू डिफरेंट प्रोसीजर टू रिमूव इट्स 12 दोष, तो जो ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर जो वहाँ पे सम अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी इज ऑल्सो लॉस्ट अलॉन्ग विद द इम्प्यूरिटीज और मल, ओके। तो अलग अलग प्रोसीजर बताया गया है, सामान्य शोधन होता है, इसका विशेष शोधन होता है, ओके। तो विशेष शोधन में नाग दोष निवारण था, तो वंग दोष निवारण था, तो अलग अलग कंपाउंड से इसको सब्जेक्टेड करते हैं। तो होते क्या कि जैसे कि स्वेदन एक तरीका मैंने बताया, ओके। तो स्वेदन क्या होता है कि ये जो प्रोसीजर होता है क्या होता है, इसको मल निकालने के लिए स्वेदन एक प्रोसीजर कैरिड आउट करते हैं, ओके। तो स्वेदन करते समय जो अमाउंट में जो मल गति के कारण, पारद के मल गति के कारण वो उस वेस्ट में उस मल के साथ वो पारद निकल जाता है, तो उसको मल गति बताया गया, ओके। धूम गति बताया वही ड्यूरिंग प्रोसीजर लाइक अग्नि संस्कार, तो फ्यूम्स के साथ वो अलॉन्ग विद फ्यूम्स वो बाहर जो उड़ जाता है। पातन संस्कार मतलब ड्यूरिंग सब्लिमेशन, मतलब ड्यूरिंग जो लिक्विड जो जो हम ऊर्ध्व पातन यंत्र अधः पातन यंत्र जो पढ़ते हैं, तो ओके। तो पातन यंत्र जो जब हम करते हैं तो उसके टाइम जो होता है कि पारद को हम नीचे रखते हैं, मतलब 2 पॉट लेते हैं, तो 2 पॉट के अंदर जो नीचे जो पारद लेते हैं, तो एक पॉट के होने की वजह से होता है क्या कि पारद जो हमारा होता है वो ऊपर जाके दूसरे पॉट के ऊपर स्टिक हो जाता है, ओके। तो लेकिन कुछ जो इम्प्यूरिटीज होती हैं वो एज इट इज़ रहती हैं उस दोष के साथ एट द बॉटम ऑफ द पॉट, ओके। तो कहने का मतलब है कि पातन संस्कार का टाइम, अग्नि संस्कार का टाइम, फ्यूम्स के थ्रू पातन संस्कार का टाइम अलॉन्ग विद इम्प्यूरिटीज एंड गंधक जारना, ओके। तो दिस एंड ऑफ धूम गति वहाँ पे होती है। तो दिस फ्यूम्स और मर्क्यूरी मोर ऑन स्केप अलॉन्ग विद द फ्यूम्स ऑफ गंधक, ओके। तो गंधक फ्यूम्स नॉर्मली जो बताया, ओके। तो गंधक जारना करते समय होता है, गंधक जारना मतलब कि अंतर्धूम बहिर्धूम एक अलग अलग जारना प्रोसीजर होता है, ओके। तो वहाँ पे क्या होता है कि गंधक को हम पारद के अंदर इम्बाइब्ड करते हैं, यानी कि पारद गंधक को खा लेता है, यानी कि गंधक पारद के अंदर चला जाता है। तो ड्यूरिंग चले जाते समय फ्री सल्फर जो होता है वो स्केप होता है, तो फ्री सल्फर के साथ फ्री सल्फर का फ्यूम्स निकलता है, तो उसके साथ साथ कुछ फ्यूम्स पारद के रहता है जो कि वहाँ पे इनविजिबल होता है, उसको हम देख नहीं सकते हैं, ओके। तो उसको धूम गति बताया गया है। और जीव गति होता है कि यह ऐसी गति है अदृश्य गति की, मतलब अदृश्य गति तो सब गति है, लेकिन ये एक ऐसा है कि इसको कोई टर्मिनोलॉजी नहीं दिया गया है, मतलब ये अमाउंट लॉस हो रहा है, ओके। ऐसा बोलो कि कुछ अमाउंट लॉस हो रहा है, किसके से वो लॉस हो रहा है ये नहीं बताया गया है। तो द इनविजिबल लॉस ऑफ मर्क्यूरी ड्यूरिंग इट्स डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर इज नोन एज जीव गति। तो मल गति इससे होता है, धूम गति इससे होता है, जल गति जल के वॉशिंग आउट से सबसे होता है, लेकिन जीव गति किसी के थ्रू नहीं होता है, ये इनविजिबल होता है, ओके। तो ये कैसे भी निकल जाता है। तो दिस टाइप ऑफ गति और लॉस ऑफ मर्क्यूरी कैन नॉट बी कंट्रोल, ओके। ऑल्सो कॉल आर द फिक्स लॉस ऑफ मर्क्यूरी और अदृश्य गति, ओके। तो दैट इज ऑल अबाउट द रिगार्डिंग दिस वीडियो। हियर वी completed the पारद गति, okay. Here we completed the parad dosh, they completed this paryay naam of the parad and the nirukti of the parad as well. So that is all about that today's lecture.